मैथ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आए? कहाँ आए? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी बताओ, उसके बाद आएंगे। ट्रांसफर करने का एक टेक्निक होता है, जीन ट्रांसफर करने का एक टेक्निक होता है। हमको नहीं बताया कोई ये टेक्निक, हम भी थोड़ा सा टेक्निक लेते हो जीन ट्रांसफर करने वाला। ऋतिक रोशन वाला जीन ट्रांसफर करते हैं अपने डांस करने के लिए। तुम लोगों को कोई जीन नहीं चाहिए? किसी का नहीं? तो कल हम लोग देख रहे थे 3-4 तरह का बायोटेक्नोलॉजी हम लोग देखे थे ना। सबसे पहले क्या देखे थे बताओ? आई गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब वो गोल्डन क्यों हुआ? विटामिन ए को घुसा दिए उसमें, है ना। पहले व्हाइट चावल होता था, अब विटामिन ए घुसा दिए। विटामिन ए जो होता है वो बीटा कैरोटीन से बनता है ना, बीटा कैरोटीन जीन। तो वो रेड कलर का होता है, कुछ ऑरेंज टाइप का होता है कलर उसका। जैसे तुम लोग गाजर खाए हो, गाजर थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है ना। ठीक, वाह, पूरा खाए हो क्या? गाजर ही ना, चलो ठीक है। तो ऑरेंज टाइप का होता है वो, है ना। तो उसी का कलर, उसी टाइप का चावल में तुमको दिखता है ना। चावल कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर का थोड़ा सा उसको, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाइड होता है, उसको बोलते हैं गोल्डन कलर। कौन सा? गोल्डन कलर, उसको गोल्डन राइस। वो जीन कहां से निकाल रहे थे हम लोग बाबू? गाजर और डैफोडिल प्लांट से ना, वो हम लोग जीन को निकाल रहे थे। और किसके हेल्प से हम लोग चावल में डाल रहे थे? एग्रोबैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरिया, उसके बाद आगे आप जानिए सर, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्यूमेफेसिस, ठीक है। उसके बेसिस मतलब वो हमारा जीन टैक्सी था, यानी वेक्टर था। उस पे हम विटामिन ए को बैठा करके बोल रहे थे चावल में इसको ले जाओ, चला गया। यानी कि यहां चावल जो है वो क्या है? होस्ट है ना। उसको बोलते हैं हम लोग होस्ट का काम कर रहे हैं यहां पे चावल, जिसमें जाएगा वो। दूसरा बताओ, ये तो पहला हुआ। बीटी कॉटन, नाम ही है कॉटन का, बीटी। बीटी का मतलब बीटी जीन डाले हैं, और बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस थूरिनजेनेसिस ना, बैसिलस थूरिनजेनेसिस, ठीक है। ये क्या हुआ? इसमें तुम्हारा ये जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक जीन होता है, नाम होता है उसका बीटी जीन, या तो क्राई जीन, CRY। और क्राई का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल, लिख लेना बगल में उसका। क्राई का मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। बैक्टीरिया के वो अंदर रहता है वो वाला जीन। वो क्या करता है? एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? जिसका नाम है इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, ठीक है। वो क्या होता है बाबू? जब भी उसको बेसिक मीडियम मिलेगा वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और ऐसे दूसरा मीडियम में वो इनएक्टिव रहता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जब रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब उसको क्या होता है कि इंसेक्ट खाता है, तो खाते के साथ पेट में उसको कौन सा मीडियम मिलता है? अल्कलाइन मीडियम, उसको बेसिक मीडियम बोलते हैं। वैसा ही वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद जो नली है खाने वाला उसका, उसको क्या कर देता है? छेद कर देता है, परफोरेशन कर देता है। क्या करता है? परफोरेशन। अब अगर वो पानी के कांटेक्ट में जाता है तो सारा पानी उसके अंदर घुस जाता है, वो फूल जाता है। फूलने के बाद फट जाता है, ठीक है। तो ज्यादा खाना नहीं खाना तुम लोग, है ना। खाना ज्यादा, पानी नहीं पीना है, फूल के फट जाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है? मर जाता है। तो हम लोग क्या किए कि इसी बैक्टीरिया को किस में डाल दिए? कॉटन में डाल दिए। अब कॉटन को कोई खाएगा तो फूल के मर जाएगा, इसीलिए कॉटन को खाना छोड़ देता है उन लोग, है ना। ये दूसरा था। तीसरा, तीसरा हो गया खैनी वाला। क्या वाला? खैनी, है ना, टोबैको प्लांट। उसका रूट में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। किसका? कौन करता है इन्फेक्शन? नीमेटोड्स का नाम बताओ। मैलीजॉर्गनिज्म, ठीक है। मैलीजॉर्गनिज्म इनकॉग्निसिया, ठीक है। मैलीजॉर्गनी इनकॉग्निसिया बोलते हैं उसका, ठीक है।
उसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब वो इन्फेक्शन होता है तो रूट को क्या करता है, रूट में गांठ बना देता है। तुम फोटो निकालो एनसीईआरटी का, एक अच्छा वाला रूट दिया है जो तुम्हारे राइट साइड होगा, और जो तुम्हारे लेफ्ट साइड फोटो है वो उसमें गांठ बना हुआ है, देखो बड़ा बड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है। उसमें क्या हुआ, वही मैलीजोग्नी इनकॉग्निसिया का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें हम लोग रोकते हैं, इसको कैसे रोकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस से। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है बाबू, कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, फिर वो ट्रांसलेशन में जाता है और उसका प्रोटीन बनता है। अब यहां पे ये क्या कर रहा है, मैलीजोग्नी इनकॉग्निशिया, कि तुम्हारा क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है जो कि टॉक्सिन है ना। तो ये यहां पे क्या होता है कि हम क्या करें, वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको हम लोग क्या कर दे, डबल स्ट्रैंडेड कर दे, है ना। तो डबल स्ट्रैंडेड होगा तो वो ट्रांसलेशन में जा पाएगा क्या, नहीं सर, और ट्रांसलेशन में नहीं जा पाएगा तो टॉक्सिन नहीं बनाएगा, और टॉक्सिन नहीं बचाएगा तो हम लोग का खाई नहीं बच जाएगा, और खाई नहीं बच जाएगा तो खाएंगे हम लोग, ठीक है। इतना कमी है खैनी का। चलो, तो उसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी जो टोबैको प्लांट होता है, इसमें जो इन्फेक्शन हो रहा था बाबू, पहला कि वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। देखो इन्फेक्शन हो सकता है, पहला वायरसेस, ऐसा वायरस का भी इन्फेक्शन इसमें हो सकता है उस मैलीडोग्नी इनकॉग्निशिया के अलावा, कि जिसका पास क्या रहे, आरएनए जीनोम रहे। यहां पे जो हम लोग वेक्टर यूज करेंगे वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफेसिस, ठीक है। दूसरा एक तो तुम्हारा मैलीडोग्नी इनकॉग्निशिया, इसका भी हो सकता है इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, किसमें होता है, तुम्हारा रूट ऑफ टोबैको। अब इसको जो है, एक तुम्हारा एक जो पहला इसका हमारे पास पेस्ट है, पेस्ट किसको बोल रहे हैं हम लोग, मैलीडोग्नी इनकॉग्निशिया को, लिख लेना यहां पे, है ना। ये पेस्ट से क्या है, नॉर्मल इसमें क्या होगा कि तुम्हारा डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से बनने के बाद इसमें क्या बन रहा है, टॉक्सिन बन रहा है। लेकिन हम लोग यहां क्या करेंगे, जो पेस्ट है मैलीडोग्नी इनकॉग्निशिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डीएनए से जो हमारा आरएनए बनेगा वो आरएनए कैसा बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे हम लोग पेस्ट वाले में। डबल स्टैंडर्ड बनाने के बाद इसमें क्या होगा कि नो ट्रांसलेशन, इसमें किसी भी तरह का ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा इसमें तो तुम्हारा डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन। अगर टॉक्सिन फॉर्मेशन नहीं होता है तो हमारा इल्ड जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा इल्ड तुम्हारा टोबैको का, ठीक है। तो ये हम लोग किस में काम कर रहे हैं, पेस्ट, पेस्ट यानी कि मैलीडोग्नी इनकॉग्निशिया, ठीक है। चलो लिखो, पेस्ट लिखना। अब जैसे कि ये जो फेनोमेना था ना, एक नॉर्मल साला यूकैरियोट्स में अपना चलता है, लेकिन उसी फेनोमेना को हम लोग देख करके किसमें यूज किए, इस पेस्ट में, ठीक है। पेस्ट यानी कि ये जो तुम्हारा इन्फेक्ट कर रहा है किसको, रूट को। ये जो पूरा फेनोमेना, हम तुम लोग को एक लैंग्वेज लिखवाए होंगे कल, कि ये जो फेनोमेना है वो तुम्हारे सारे यूकैरियोट्स में चलता है, ठीक है, बचने के लिए। इसी को देख करके हम लोग किसमें यूज किए,
पेस्ट में, और पेस्ट में गए तो यील्ड तुम्हारा बढ़ गया। किसका? खैनी का, है ना। जहां पे टॉक्सिन फॉर्मेशन लिखो वहां पे लिख सकते हो कि ग्रोथ भी नहीं होता उसका, जो नीमाटोड है उसका ग्रोथ नहीं होता है। टॉक्सिन फॉर्मेशन को स्लाइस मार के लिख सकते हो नो ग्रोथ, ठीक है। डज नॉट ग्रोथ ऑफ ए किसका? नीमाटोड्स लिखना। मेलिडॉग इनकॉग्निसिया उतना लंबा नाम नहीं लिखने के जगह पे उसको हम लोग नीमाटोड्स लिख सकते हैं। इससे बड़ा करेंगे तो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। कहा बाबू? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनेफेसिस तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिख लो। मेलिडॉग्नी इनकॉग्निसिया एनसीईआरटी में देखो तो पीसीआर एलाइजा का दिया हुआ है क्या कहीं पे? पीसीआर और एलाइजा के बारे में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, हाँ ठीक है। क्या पेस्ट के बाद वही मेलिडॉग्नी इनकॉग्निसिया, उसी को पेस्ट बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आगे बढ़े, अब हम लोग थोड़ा खैनी से आगे बढ़ते हैं ना। हो गया बाबू लोग, चलो देखो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि तुम्हारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी के जैसा कुछ यूज है, लैब डायग्नोसिस है, जिसको यूज करके हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, क्या? ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब जैसे कि मान लियो किसी को कैंसर हुआ है, अगर वो 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में पता चलता है तो वो फिर नामुमकिन होता है कि कैंसर को ठीक किया जाए। अगर वो 1st स्टेज में पता चल जाए या 2nd स्टेज में तो उसको ठीक किया जा सकता है। HIV हो गया, एड्स हो गया, किसी भी तरह का TB हो गया, ये सब जो डिजीज है बाबू वो क्या होता है, ह्यूमन को होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। हल्का फुल्का सिम्टम आता है शुरू में, जैसे सर्दी खांसी बुखार आया तो लोगों को लगता है कि छोटा सा ऐसे ही वायरल होगा, सीजन के वजह से सर्दी बुखार खांसी होगा। लेकिन वो क्या होता है कि जिस समय इंफेक्शन हुआ, देखो इसको मान लीजिए इस समय क्या हुआ कि वायरस घुसा, मान लिया एड्स वाला सपोज करो या टीबी वाला। इसमें टीबी किससे होता है? टीबी किससे होता है? कौन सा बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे होता है तुम्हारा टीबी, ठीक है। तो मान ली तुम्हारे में वो घुसा, घुसने के साथ क्या होगा तुमको कि थोड़ा सा फीवर आएगा, थोड़ा सा सर्दी होगा, है ना, थोड़ा सा क्या होगा, बेचैनी लगेगा, चक्कर आएगा। उसके बाद कुछ दिन तक क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक हो जाएगा सारा चीज, तुमको लगेगा कि हम सब ठीक हो गया है। उसके बाद एक टाइम आएगा जिसका टीबी का एक्चुअल सिम्टम स्टार्ट होगा, यानी कि क्या होगा, कफ होगा। कफ यानी कि खांसी, खांसी होना स्टार्ट होगा, चेस्ट पेन स्टार्ट होगा तुम्हारा, फीवर बहुत हाई आने लगेगा, बहुत ज्यादा बॉडी पेन होने लगेगा, ठीक है। तो वो सिम्टम आना स्टार्ट होगा। मान लिया यहां से यहां तुम्हारा 1 मंथ का भी टाइम लग सकता है, यानी कि 1 मंथ तुम ठीक थे। समझ रहे हो मेरा बात? जिस समय वो बैक्टीरिया तुम्हारे में घुसा उस समय थोड़ा सा सिम्टम आया तुमसे। सिम्टम का मतलब कि जो तुमको दिखता है जैसे सर्दी खांसी बुखार, ये आया तुम्हारा। यहां तुम क्या हुआ कि थोड़ा सा पैरासीटामोल खा लिए, पैरासीटामोल खा के ठीक हो गए। 1 महीना तुम क्या हुए, पूरा ठीक रहे, 1 महीना मस्त। 1 महीना के बाद ये हावी होने लगा तुम पे, खांसी होने लगा, बुखार होने लगा बहुत ज्यादा। जब तुम चेस्ट एक्सरे करवाओगे तब जाके पता चलेगा कि हमको टीबी है। तो ये लास्ट स्टेज में जाके पता चला। यहां टीबी होने के बाद मतलब है कि वहां ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जिस समय अगर सर्दी खांसी हुआ या तो फिर कुछ सिम्टम आ रहा था, थोड़ा बुखार उखार,
और ये थोड़ा लंबा चल गया था 2 से 5 दिन। अगर हम लोग यहाँ एक टेस्ट कर लेते, इसी जगह पे क्या करते हम लोग, टेस्ट कर लेते, टीबी का टेस्ट करवा लेते इस जगह पे, तो हमको पता चल जाता कि टीबी है, क्योंकि टीबी वाला बैक्टीरिया इसमें घुसा है। तो अगर हमको यहां टीबी का पता चल जाता इस जगह पे, 1 महीना आगे ना जा करके हमको 6-7 दिन में अगर टीबी का पता चल जाता, तो हम टीबी का इलाज कर सकते थे कि नहीं? और इलाज करते तो यहां आदमी बच सकता था कि नहीं? बच जाता आदमी। लेकिन अगर हम लोग यहां करेंगे तो बचेगा? बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, मतलब वो डेंजर साइन में चला गया, वो 4th स्टेज में। लेकिन हम अगर यही पता कर लेते, एक छोटा सा टेस्ट करवा लेते टीबी का, तो हम आदमी को यहां बचा सकते थे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता, वो बच जाता, दवा खाता, कोर्स चलता, बच जाता। वही चीज है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, उसमें कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं हम लोग यहां पे टेस्ट करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस को बोलते हैं। मतलब कि डिजीज हुआ यहां पे एक्चुअल में उसको, और उसके पहले हम लोग पता कर लिए कि अच्छा इसको टीबी होने वाला है, मतलब टीबी है लेकिन आगे जाकर के वो और डेंजर हो सकता है। तो जो हम लोग यहां पता किए इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली क्या डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं? अर्ली डायग्नोसिस। मतलब कि जो सीवियर होने वाला था कैंसर का 4th स्टेज में न जाकर के हम लोग कब पता कर लिए? 1st स्टेज में, है ना? तो आदमी को आसानी से बचा सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है, बहुत सारा लोग, जैसे सबसे पहला एलाइजा का यूज होता है, किसका? ठीक है, एलाइजा होता है। दूसरा पीसीआर, इसका भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, किसको? अर्ली डायग्नोसिस करने में। तीसरा होता है हम लोग प्रोब का यूज करते हैं। ठीक है, ये तीनों ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम लोग ये तीनों टेक्निक, ये क्या है तुम्हारा एक तरह का टेक्निक है, ये तीनों टेक्निक को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसको हम लोग बचा सकते हैं। उस आदमी को, जो आदमी को सीवियर होने वाला था, हम उसको पहले ही पता कर लिए कि उसको टीबी होगा, मतलब सीवियर टीबी होगा, तो अर्ली पता कर लिए, उसको हम लोग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो बेचारा बच जाएगा, है ना। और वो अर्ली डायग्नोसिस किससे करते हैं हम लोग? एलाइजा से, पीसीआर से और प्रोब से, है ना। थोड़ा सा प्रोसेस हम एलाइजा का बताएंगे, पीसीआर तुम लोग जानते हो, है ना। प्रोब का मतलब होता है कि वो मार्कर यूज करना। एलाइजा को थोड़ा सा हम बताएंगे, पहले इसको लिखो। अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। हम लोग यहाँ इंडिया में नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया में पैरासीटामोल खा करके छोड़ देते हैं, लोग टेस्ट करवाने से डरता है, और बहुत लोग के पास पैसा भी नहीं होता उतना, ठीक है, कि जा करके तुरंत टीबी का टेस्ट करा ले और कैंसर का टेस्ट करा ले, कौन इतना सोचता है यहाँ पे। लेकिन बाहर फॉरेन में यही होता है कि जब भी कोई आता है और थोड़ा बहुत भी उसको सिम्टम लगता है कि ये टीबी उबी वाला है, तो उसको तुरंत टेस्ट करवाया जाता है वहीं पे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसका है पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलाइजा, है ना। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है बाबू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। देखो ये फुल फॉर्म होता है इसका। इसको बहुत डिटेल में तुम लोग को आगे पढ़ना है, अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एलाइजा और एक होता है इनडायरेक्ट एलाइजा। एक में एंटीबॉडी को पता करते हैं और एक में एंटीजेन को पता करते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग होता है, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा। ये हम लोग को पढ़ना है एमबीबीएस में, पूरा डिटेल में पढ़ना है। इस पे पूरा एक चैप्टर हम लोग का, है ना, पूरा एलाइजा का। इसमें इसके जैसा बहुत सारा हम लोग को टेस्ट पढ़ना होता है। तो एंजाइम लिंक्ड, देखो नाम ही इसका, देखो क्या है, एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम उसमें लिंक करेंगे हम लोग इम्यूनो सॉर्बेंट। सॉर्बेंट का मतलब ये होता है कि जो एब्जॉर्ब हो जाए। ये कोई मतलब कि ये कोई सतह है समझो, है ना, कोई तुम्हारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर किसी चीज को हम डाले और वो यहां आके चिपक जाए, है ना,
इस सरफेस पे आके चिपक जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? सॉर्बेंट। या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का बना होता है, उतना डिटेल तुम लोग को नहीं जानना है, बस इतना जानो कि इसमें करते क्या है। देखो प्रोसीजर क्या है इसका, हम लोग कैसे पता करते हैं अर्ली डायग्नोसिस, है ना। तो सबसे पहले ऐसे कुआं बना होता है, ऐसे बाबू वेल होता है ना, हम लोग को 64 वेल वाला पढ़ना होता है। ऐसे अभी समझो, ये क्या है कि कभी तुम लोग वो जब फ्रीज में, फ्रीज देखो ना, हाँ देखा है डरा रहा है। देखो फ्रीज देखे होगे, फ्रीज में तुम्हारा 2-3 आइस क्यूब जमाने के लिए देता है, देखे हो, जिसमें पानी डाल के हम लोग उसमें चीनी डाल देते हैं थोड़ा सा, और निकाल निकाल के हम घर में खाते रहते हैं यही करके। हाँ मम्मी डांटते रहती है, बच्चा वाला करते रहता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा पानी और चीनी डाल देते हैं, ठीक है, रसना उसना नहीं डालते हैं हम। उसके बाद उसको निकाल निकाल के खाते रहते हैं, जब जम जाता है तो वो जो ट्रे जैसा आता है ना, वो एकदम उसी को इमेजिन करो, वही रखा हुआ है, ठीक है, आइस क्यूब वाला वो। तो इस तरह से रखा होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एंटीबॉडी डालते हैं। क्या डालते हैं? तुम लोग को ये पता है कि नहीं एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होता है, ये पता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। तुम्हारे में क्या होता है कि एंटीबॉडी भी होता है और एंटीजन भी होता है, ठीक है, बॉडी में। लेकिन जैसे उसी के अनुसार ब्लड ग्रुप होता है। जैसे अगर तुम्हारे में एंटीजन ए प्रेजेंट है तुम्हारे बॉडी में, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर तुम्हारे में, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है, और ये जरूरी है जानना, अगर तुम्हारे बॉडी में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप तेरा होगा? बी ग्रुप होगा। और अगर तुम्हारे में ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि एंटीजन ए है तुम्हारे पास, अगर एंटीजन ए है तो कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा सारा हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे बॉडी में एंटीबॉडी ए मिला गलती से, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलके रिएक्शन हो जाएगा और तुम्हारा ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगा, समझे? इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन होना, है ना। तो एकदम शॉर्ट में समझो, एकदम जनरल भाषा, लेमैन को कैसे समझाओगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि हमारे में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है, यानी कि हमारे में एंटीबॉडी ए कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि कौन सा एंटीबॉडी होगा? ए को छोड़ के सब बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ब्लड ग्रुप कितना होता है तुम्हारा? ए बी, बी और ओ, चार ही तरह का होता है ना, उसमें प्लस माइनस होता है, वो सब छोड़ देते हैं हम लोग। 4 तरह का होता है, ए बी, ए बी, ओ, यही होता है। तो अगर मान ले हमारे पास एंटीजन ए प्रेजेंट है, यानी ब्लड ग्रुप हमारा ए है, यानी कि हमारा ये एंटीबॉडी कभी नहीं हो सकता ये वाला, इसको छोड़ के ये तीनों होगा। कौन कौन सा? बी होगा, ए बी होगा, ओ का एंटीबॉडी नहीं होता है। 2 ही एंटीबॉडी होगा हमारे पास, कौन कौन सा? बी एंड ए बी। तो यही गलती होता है कि जब किसी को हम लोग गलत ब्लड दे देते हैं, उसको चेक ना करके, तो क्या होता है कि मान लिया जब तुम्हारे पास एंटीजन ए था, अब किसी के पास एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन बी वाला, देखो थोड़ा सा समझाते हैं, ये बहुत जरूरी है, तुम लोग समझो थोड़ा सा ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा लेमैन को भी इतना भी आना चाहिए बहुत, क्योंकि इमरजेंसी केस है ना, और तुम एज ए बायोलॉजी पढ़े हो तो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा लोग कि तुमको पता होना चाहिए। तो मान लिया जब बाबू देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत क्यों होता है, क्यों आखिर ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाना चाहिए गलत? जैसे तुम्हारा मान लिया जाए कि ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ठीक है, अगर ए है तो तुम्हारे पास एंटीजन जो होगा वो क्या होगा? ए होगा, और एंटीबॉडी जो होगा बाबू वो क्या होगा? बी होगा और ए बी होगा। ए कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि यहां पे एंटीजन जो होगा वो क्या होगा? बी होगा, और एंटीबॉडी कौन कौन सा होगा बाबू?
ए होगा और समझे, ये हो सकता है। अब देखो, अगर मान लिया जाए कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप बी है, इस आदमी का, ये तुम हो, ये अगला आदमी है, तुमको ब्लड चाहिए, तो बोलता है ना कि सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहिए, पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, अगर सेम है तभी चढ़ना चाहिए। इसका मतलब सेम का मतलब कि अगर तुमको ए वाला देगा ब्लड तुमको, तो कोई दिक्कत होगा, देखो एंटीजन उसका भी ए रहेगा, यानी कि जो एंटीजन है उसका एंटीबॉडी सिर्फ नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे हो सिर्फ बात को, सिर्फ उसका एंटीबॉडी नहीं मिलना चाहिए। अगर ए वाला देगा तो इसके पास भी क्या होगा, एंटीजन ए, एंटीबॉडी क्या होगा, ए एंड ए बी। इसके पास एंटीबॉडी ए है क्या, इसके पास एंटीबॉडी ए होगा क्या, कभी नहीं होगा, तो इससे रिएक्शन करेगा कभी नहीं, क्योंकि एंटीजन इसका भी है और इसका भी है, दोनों का सेम है। लेकिन अब यहां अगर तुमको ब्लड ये देता है, अगर बी वाला गलती से तुमको ब्लड चढ़ा दिया कोई, है ना, गए इमरजेंसी में गलती से चेक ना करते हुए गलती से बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। अब बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो इसके पास एंटीजन कौन है, और हमारे पास एंटीजन कौन था, ए। इसका एंटीबॉडी हमको नहीं मिलना चाहिए था गलती से भी, देखो तो इसके पास एंटीबॉडी ए है कि नहीं है। अब ये एंटीबॉडी इसके पास ए है और हमारे पास एंटीजन ए है, ये दोनों में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने के साथ हमारा ब्लड डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, और एग्लूटिनेशन हुआ तो आदमी मर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अलग ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते हैं, जब भी चढ़ाएंगे तो सेम चढ़ाएंगे। अब समझे, ब्लड ग्रुप का कहानी समझे तुम लोग थोड़ा सा, चलो आ जाओ। अब यहां देखो, अब मान लिया जाए हमको टीवी का टेस्ट करना है ना, टीवी का टेस्ट करना है, तो हम लोग एक एंटीबॉडी डालेंगे, क्या डालेंगे, एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी वो होगा जो टीबी मतलब एंटीजन, टीबी मतलब एंटीजन, मतलब उस एंटीजन का अपोजिट, मान ली ए टीबी करवाता है, ए एंटीजन क्या करवाता है, टीबी कराता है, तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले ए एंटीबॉडी को डालते हैं, हम लोग यहां ए एंटीबॉडी को डालेंगे, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी। कौन सा, प्राइमरी एंटीबॉडी, याद रखना, स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान ली हमको यहां टीबी वाला करना है तो टीबी वाला एंटीबॉडी डालेंगे, अगर कैंसर वाला करना है तो कैंसर वाला एंटीबॉडी डालेंगे, अब हमको एड्स वाला करना है, एड्स का टेस्ट करना है तो एड्स वाला एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम ब्लड लिए, किसका लिए, जिसको टीबी का टेस्ट करना है, उस आदमी का ब्लड निकाले, और ब्लड निकाल के इस पे उछल दिए, देखो गिलास से इस पे उछल दिए, गिलास से नहीं उछलते हैं, ठीक है, इस पे क्या किए हम लोग, उसका ब्लड को, इतना ब्लड नहीं निकालना है कि गिलास से डाल दे, ठीक है, उसका ब्लड लिए और इस पे हम लोग डाल दिए ऐसे, है ना। अब बताओ कि हम एंटीबॉडी डाले हैं किसका वाला, टीबी वाला, तो अगर उस आदमी के बॉडी में टीबी वाला एंटीजन होगा तो इससे आके रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, और अगर टीबी वाला एंटीजन नहीं होगा तो किसी से रिएक्शन करेगा, वो नहीं करेगा ना। मतलब समझे तुम लोग, नहीं समझ पा रहे हो क्या। जैसे कि हमको पता है कि तुम्हारा टीबी का टेस्ट करना है, समझ रहे हो, एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन होता है, हमको पता है कि तुमको क्या करना है, टीबी का टेस्ट करना है, तो टीबी वाला एंटीबॉडी हम लोग यहां डाल दिए, पहले वो जो कुआं बना हुआ था ना, वो जो बर्फ वाला, उसमें क्या किया हम लोग, टीबी का एंटीबॉडी डाल दिए। अब तुम्हारा ब्लड लिए और ब्लड को इस पे उछल दिए, है ना, इस पे डाल दिए, तो अगर टीबी का एंटीजन होगा तो टीबी का एंटीबॉडी भी उसको मिल गया और टीबी का एंटीजन आएगा, तो दोनों में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, आसानी से होगा। अगर हमको यहां नहीं पता है, मान ली तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है और हमको रिएक्शन करवा के तुमको मारना है, तो तुमको ब्लड ग्रुप बी चढ़ा देंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी में हमको क्या पता है कि उसका एंटीबॉडी ए है उसमें प्रेजेंट,
तो चढ़ा के नहीं मार देंगे तुमको? तो वही कर रहे हैं ना यहाँ, टीबी वाला हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो टीबी वाला पहले से एंटीबॉडी हम यहाँ लगा के रखे हैं कि जैसा ही दुश्मन आएगा उसको क्या करना है, पकड़ लेना है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लोग पकड़ के रख लिया। देखो ये एंटीजन है। क्या है, एंटीजन है। ये तुम लोग पूरा बनाना, हम इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल से है, ये सैंपल हम लोग उस पे डाले। ठीक है, और इसको बगल में लिख लो एंटीजन। समझे? ठीक है, मतलब यहां पहले से हम लोग सिपाही बैठा के रखे हैं कि जैसा ही पाकिस्तान वाला दिखे हरा वाला सूट में, उसको पकड़ के रख लेना है। ठीक है, बाकी अगर इंडियन दिखे नॉर्मल सूट में तो उसको नहीं पकड़ना है। तो टीबी वाला डाले, टीबी वाला हरा सूट में था, वैसा ही लोग क्या किया, तुरंत पकड़ लिया सारा को। और अगर तुमको टीवी नहीं रहता, सपोज करो टीवी नहीं रहेगा, तो ये पकड़ेगा नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं आएगा तो इंडियन को पकड़ के मारेगा, ही नहीं ना मारेगा जी। ठीक है, तो वही हुआ। तो अगर इससे तुम्हारा नहीं पता चल जाएगा कि तुम्हारा टीवी है कि नहीं है, लेकिन यहां भी हम लोग देख नहीं पाते हैं, ये चीज को हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो इसके लिए दूसरा उपाय करते हैं। अब क्या करते हैं कि यही एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी नीचे डाले हैं, तो अगर नीचे से रिएक्शन नहीं कर रहा तो ऊपर से रिएक्शन नहीं करेगा, अगर होगा तो पहले बार बार इसको साफ करते हैं। दूसरा, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। क्या डालते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी। देखो ऊपर से भी रिएक्शन किया, अब देखो, अब हमको जानना है कि क्या होता है। तो हम लोग याद करो कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है वो कलर देता है। क्या देता है, कलर देता है एंजाइम। जैसे हम लोग वहां कर रहे थे, याद है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो व्हाइट कलर का हो जाता था, और अगर नहीं बना तो ब्लू कलर का होता था। याद है, वो किसके कारण, एंजाइम के कारण। एंजाइम था ना, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो हम लोग क्या किए, यहां एक एंजाइम लगा दिए। क्या किए, एंजाइम लगा दिए। अब एंजाइम लगा दिए इसमें, देखो एंजाइम लगा दिए, मतलब कि क्या कि इसमें एक झंडा गाड़ दिए हम लोग। अब इसमें क्या किए कि कोई भी सबस्ट्रेट को डालेंगे, कोई भी सबस्ट्रेट को डालेंगे। वहां पे कौन था, एक सबस्ट्रेट था ना, कोई भी गाल वोल वगैरह नाम लिखवाए थे हम। अगर इसको हम लोग सबस्ट्रेट में अगर डालते हैं उसको, तो क्या देगा हमको, कलर देगा, है ना। और अगर कलर दिया यानी कि हम कंफर्म हो गए कि तुमको टीवी है। देखो अब कैसे समझो, पहले कुआं था, समझो सब कोई, थोड़ा सा किडनी से जोर लगाओ, है ना, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा कुआं था, मान लिया जो निकाले वहां से फ्रिज से, है ना। इसके ऊपर एंटीबॉडी किसका वाला डाले, टीबी वाला। किसका वाला, टीबी वाला। अभी तुम्हारा ब्लड निकाले, क्या निकाले, ब्लड, तुम्हारा सैंपल उसको बोलते हैं, इसमें डाले। तो अगर तुम्हारे ब्लड में टीबी है, अगर तुमको टीबी हुआ है, तो ये वाला से जाके पकड़ लेगा ये लोग एंटीबॉडी वही इंतजार में बैठा है कि टीबी वाला आए कि उसको पकड़ लेंगे। अब जैसे ही आया टीबी वाला, सब पकड़ लिया। और अगर टीबी वाला आके पकड़ लिया, अगर ये लोग पकड़ लिया, तो जो दूसरा हम लोग एंटीबॉडी डाल रहे हैं वो भी तो पकड़ेगा, क्योंकि सेम एंटीबॉडी है। इसको हम लोग सिर्फ नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी लिंक्ड विथ, क्या, किससे लिंक किए उसको, सेकेंडरी एंटीबॉडी को किससे लिंक किए हैं, किससे किए हैं, एंजाइम से। ठीक है, अब ये एंजाइम से लिंक किए। अब क्या हुआ कि अगर नीचे वाला पकड़ा था तो ऊपर वाला पकड़ेगा, सिंपल सी बात है। नीचे वाला तुम्हारा आर्मी है, ऊपर भी आर्मी दिए, तो दोनों पकड़े गए तुम्हारा ये पाकिस्तानी लोग को। अब पकड़ लिया, अब पाकिस्तानी इसको क्या बोले कि तुम जो जा रहे हो ना, बाद में जो फोर्स भेजे हम लोग, उसको बोले तुम लोग झंडा लेके जाना, ठीक है, ताकि हमको हेलीकॉप्टर से दिख जाए कि तुम लोग क्या पकड़े हो, पाकिस्तानी पकड़े हो। ठीक है, तो अब हम लोग झंडा के जगह पे हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं,
एंजाइम को, है ना। अब हमको दूरे से दिख जाएगा कि जो पकड़ा है वो पाकिस्तानी लोग को ये लोग पकड़ लिया है, ठीक है, दूर से ही दिख जाएगा हमको। इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, समझे। एंजाइम क्यों बोले, क्योंकि यह एंजाइम का यूज किए। लिंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंजाइम को क्या कर रहे हैं हम लोग, लिंक्ड कर रहे हैं। इम्यूनो क्यों बोले हम लोग, क्योंकि यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी का यूज कर रहे हैं, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। एंटीबॉडी एंटीजन हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम है। सॉर्बेंट क्यों बोले, क्योंकि एक सरफेस है जिसपे आके सबको चिपकता है ना, चिपकता है, इसीलिए क्या बोले सॉर्बेंट। ऐसे का मतलब प्रोसेस हुआ, है ना, इसके लिए इसका नाम क्या हुआ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। चलो लिखो। सबको समझ आया। इसमें और बहुत सारा चीज है बाबू कि यहाँ कौन सा एंजाइम यूज करते हैं। हॉर्स रेडिस एंजाइम यूज करते हैं, उसका नाम है हॉर्स रेडिस एंजाइम, है ना। इसमें तुम्हारा कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, बहुत सारा चीज है इसमें जो तुम लोग को नहीं जानना है इस लेवल पे। इसको यहाँ लिख लेना, ये एडजॉर्बेंट है। क्या है, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मतलब जो अपने में ऐड कर लेता है, चिपका लेता है। ये सारा हम लोग किए हुए हैं बाबू, मतलब ओरिजिनल में किए हुए हैं लैब में, ठीक है, ये सब एमबीबीएस में कराया जाता है। लिख लेना, ये स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी है। इसको 1 डिग्री ना लिख करके अपने वर्ड में लिख लेना प्राइमरी। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है जिसको लिंक किए किसके साथ, एंजाइम के साथ। मतलब झंडा उसमें लगा दिए एक ठो कि ताकि हेलीकॉप्टर से भी दिखे हमको। हाँ बोलो। टेस्ट, हाँ वो तो होगा बाबू, वो तो बोले हैं। अभी तक का जितना चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसका कंबाइंड टेस्ट एक बोले हैं। पहले इसका ले लेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, दोनों चैप्टर का एक साथ। देखते हैं, कोशिश करते हैं। मेरा फेवरेट तो ऑब्जेक्टिव ही है, तुमको पता है। हम तो चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही हो हमेशा। और सारे एग्जाम में क्या है बाबू, इसलिए एमबीबीएस सबसे ज्यादा इंडिया का टफ बोला जाता है, क्योंकि और सारे एग्जाम में तुम एग्जाम क्रैक करने के बाद सीधा जॉब करते हो। जैसे यूपीएससी हो गया, कोई भी इधर जॉब है, एसएससी सीजीएल वगैरह कुछ भी है। इवन तुम यूपीएससी निकालोगे तो क्या होगा तुम्हारा, उसमें तुम सीधा एक बार निकल गया मतलब निकल गया, फिर तुमको ड्यूटी करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद ड्यूटी करना है। इंजीनियरिंग में क्या है कि इंजीनियरिंग निकलने के बाद जिस दिन एग्जाम रहता है उसका एक दिन खाली पहले पढ़ता है लोग, है ना, इंजीनियरिंग में। और वो केवल खुरपाती दिमाग से हो जाता है इंजीनियरिंग, है ना, जिसका खुरपाती दिमाग रहता है। लेकिन मेडिकल, मेडिकल का मतलब है अपना तुम लाइफ का लगा दिए, ठीक है, मतलब तुम्हारा फैमिली ही मजा करेगा, तुम्हारी वाइफ ही शॉपिंग कर सकती है तुम्हारे पैसा से, तुम्हारा लाइफ तो गया। तुम्हारा बच्चा लोग एंजॉय करेगा, वाइफ जो भी है, हस्बैंड जो भी है एंजॉय करेगा, ठीक है, तुम्हारा फैमिली पूरा पीढ़ी सुधार देगी तुम। लेकिन तुम अपने आप को कहीं झोंक दिए समझो, क्यों, तो ना तुम्हारे पास टाइम रहेगा, ठीक है, पूरा। और इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। सोचो हम पहले पढ़े, अभी भी लगातार कितने रातों तक पढ़ के हम लोग जागते हैं जब एग्जाम आता है, तो बहुत दुख है ना, बट मजा भी है, पैसा है, स्टेटस है। हो गया। बनना क्या है, आई स्पेशलिस्ट हमें, दूसरा आई स्पेशलिस्ट नहीं तो फिर तुम्हारा ये बोन यानी कि ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स, दो है। पहले कोशिश करेंगे आई स्पेशलिस्ट बनने का, हाँ आंख वाला। चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं। हम लोग मॉलिक्यूलर देख लिए, डायग्नोसिस, है ना। अब हम लोग देखते हैं केस होता है जिसमें तुम्हारा हम लोग इंसुलिन बनाते हैं, है ना। इंसुलिन का बायोटेक्नोलॉजी किया गया। सबसे पहले एक डिजीज होता था डायबिटीज मेलाइटस। देखो डायबिटीज मेलाइटस, इसको शुगर बीमारी भी बोलते हैं ना, हिंदी में चिनिया रोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है कि इसमें तुम्हारा बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज मेलाइटस का भी 2 टाइप होता है, इसका हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप 1 एंड तुम्हारा टाइप 2। बस हम तुम लोग को थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी के अनुसार नहीं पढ़ना है इतना,
दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 तरह, दो तरह का डायबिटीज मेलाइटस होता है। टाइप 1 जो होता है वो बच्चा लोग में होता है। किसमें होता है? बच्चा लोग में, चाइल्ड में। अभी होता कैसे है? आखिर डायबिटीज मेलाइटस है क्या? शुगर बीमारी है क्या? देखो, तुम्हारा जो पैंक्रियाज है, क्या है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में क्या होता है बाबू कि एक होता है बीटा सेल। कौन? तुम्हारा पता है ना पैंक्रियाज। यहां पे तुम्हारा क्या होता है कि पैंक्रियाज होता है, ठीक है? ये ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? पैंक्रियाज होता है। इस पैंक्रियाज में क्या होता है कि बीटा सेल होता है। क्या होता है? बीटा सेल। ये बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन। ऐसे पैंक्रियाज में बहुत सारा सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ठीक है, गामा सेल, बहुत सारा सेल होता है, लेकिन हमको पढ़ना है केवल बीटा सेल के बारे में। अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करता है, बीटा सेल जो होता है वो तुम्हारा क्या रिलीज करता है? रिलीज इंसुलिन। क्या? इंसुलिन। याद रखना बाबू, ये इंसुलिन क्या होता है कि जब जैसे तुम कोई खाना खाते हो, ज्यादातर हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तुम्हारा शुगर होता है। क्या होता है? शुगर, यानी कि चीनी जो भी है ना, ग्लूकोज होता है। ज्यादातर हम लोग घर में जाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, जितने चीज भी खाते हैं सब में क्या होता है? शुगर होता है मैक्सिमम। तो चीनी तुम्हारा बॉडी में ज्यादा होगा, मतलब ग्लूकोज ज्यादा होगा, है ना? तो क्या होता है कि ये जो इंसुलिन एंजाइम है, क्या है? एंजाइम है। ये इंसुलिन क्या करता है बाबू कि तुम्हारा जितना भी शुगर है बॉडी में, ग्लूकोज है, उसको अपटेक कराने का काम करता है। मान लीजिए कि ये क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। अब तुम्हारा ब्लड में क्या घूम रहा है? शुगर। क्या? शुगर। ये ब्लड में घूम रहा है तुम्हारा, ठीक है। शुगर यानी कि ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में रोज घूम रहा है, बहुत ज्यादा। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा बॉडी में ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक, 1 घंटे बाद तुम्हारा बहुत ज्यादा। तुम लोग याद है कि जब कोई एथलीट होता है या कोई गेम खेलते रहता है तो उसको तुरंत हम लोग ग्लूकोज देते हैं, इंस्टेंट ग्लूकोज। क्यों देते हैं? क्योंकि वो तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है। वो जैसे कि खाना जो तुम खाते हो वो पच करके लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज ही बनता है। वो कोई भी खाना खाते हो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही बनता है। तो अगर मान लीजिए कि खाना पचने में 2 घंटा लगता है, मतलब 2 घंटा बाद हमको ग्लूकोज मिलेगा, और वही ग्लूकोज को हम डायरेक्ट तुमको चटवा दें, तो जो तुम्हारा 2 घंटे का टाइम है खाना पचने का, वो टाइम तो नहीं लगेगा। तुम्हारा बॉडी को डायरेक्ट ग्लूकोज मिल गया तो तुरंत एनर्जी मिलेगा तुम्हारे बॉडी को, जो 2 घंटे बाद मिलता खाना खाने के बाद। तो इसीलिए वो लोग जो खेलता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है, तुरंत एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी बोलते हैं उसको। तो क्या होता है कि जो सेल है बाबू, उसको चाहिए क्या? शुगर। क्या चाहिए? शुगर। लेकिन वो खुद से सेल शुगर नहीं ले पाता है, खुद से नहीं ले पाता है। उसको चाहिए कि शुगर का हाथ पकड़ के कोई हमारे तक ले आए, सेल तक, तभी हम खाएंगे तुम्हारा शुगर। तो ये जो हाथ पकड़ के शुगर को सेल तक ले जाता है, वो कौन ले जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम है कि ब्लड से शुगर को पकड़ता है और किसके पास ले जाता है? सेल के पास। लो खाओ, ठीक है, बहुत खाने का मन है, लो, ठीक है। शुगर पकड़ते जाता है और सेल को देते जाता है, लो। मतलब कि अपटेक में हेल्प कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। तो इंसुलिन का काम समझे। अगर तुम्हारा बॉडी में इंसुलिन नहीं रहे, इंसुलिन खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो ये शुगर को ये ले पाएगा सेल? नहीं ले पाएगा। और अगर नहीं ले पाएगा तो तुम्हारे ब्लड में शुगर बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जब क्या होता है कि जब ईसा लोग जिसको शुगर का बीमारी हुआ है, उन लोग जब टॉयलेट करेगा तो वहां चिट्टी लगने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें शुगर आने लगता है। या तो फिर बार बार उसको
फ्रिक्वेंटली मिक्चुरेशन मतलब कि तुम्हारा क्या होगा, वॉशरूम जाएगा बार बार रिपीटेड, और जहां वो सुसु करेगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, उसका चींटी लग जाएगा। क्या होगा, चींटी लग जाएगा। इसका मतलब उसको शुगर का बीमारी है। इसीलिए क्योंकि ये इंसुलिन क्या हुआ, कम हो गया, और इंसुलिन कम हुआ तो हाथ पकड़ के जो शुगर को लेता था सेल में, वो अब नहीं ले पाएगा कोई, तो शुगर तुम्हारा ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा, तो इसको बीमारी हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस, है ना। अब देखो दो तरह का, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, बच्चा लोग को होता है, और ये 40 साल से ज्यादा लोगों को होता है टाइप 2। ये कैसे होता है, इसमें बच्चा से ही क्या हुआ, जो यहां पे कौन रिलीज कर रहा है इंसुलिन, बीटा सेल। बचपन से ही बीटा सेल किसी बच्चे का खराब हो गया, मान ली जन्म से पहले से ही बीटा सेल उसका खराब है ना, तो इंसुलिन शुरू से ही उसका नहीं बन रहा है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 में क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि जो ओबीस पर्सन है, जो काम धंधा नहीं करता है, जो बैठा रहता है दुकान में लगातार, कहीं भी वो मोटा हो जाता है ना, फैट जम जाता है उसके अंदर, उसका क्या होता है, उसके कारण बीटा सेल कुछ कम डिस्ट्रक्शन उसका क्या होने लगता है, मतलब कि बीटा सेल कम हो जाता है उसका बॉडी में, पहला। और दूसरा क्या होता है, मोटापा होने के कारण ये इंसुलिन जो है वो काम नहीं करने लगता उसका बॉडी के अंदर, ये शुगर इसके अंदर नहीं जाने लगता है। तो दो तरह का हुआ, एक हुआ कि बीटा सेल ही खराब था शुरू से बचपन से, उसको टाइप 1 बोले। एक जो काम धंधा नहीं करता है, लाइफ स्टाइल उसका अच्छा नहीं है, ओबीस पर्सन है, मोटा पर्सन है, उसमें होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, है ना। इतना समझे। ये लिखो कि बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, अगर इंसुलिन यहां पे लिख लो, इफ इंसुलिन डिक्रीजेस देन क्या हो जाएगा उसको, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। थोड़ा सा लिखो इसको, जितना समझ में आ रहा है बस, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं जल्दी, क्योंकि आज ये पढ़ा के जाना है इंसुलिन। बीटा सेल कहां होता है, ये लिख लेना, ठीक है, कि पैंक्रियाज में होता है बीटा सेल। हो गया, आगे बढ़े, चलो। तो फर्स्ट में क्या हुआ, देखा गया बाबू कि डायबिटीज मेलाइटस हमारा इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि जो हमारा बीटा सेल तो खराब हो चुका था, तो क्या किया गया, तुम्हारा स्लॉटर ऑफ पीग एंड कॉ, यानी कि सुअर, कॉ, ये सब का क्या हुआ कि तुम्हारा पेंक्रियाज, उसका पेंक्रियाज से क्या निकालने लगा लोग, इंसुलिन। क्या, इंसुलिन, है ना। और वो तुम्हारा इंजेक्ट करता था ह्यूमन में, जिससे तुम्हारा क्या होने लगा, एलर्जी, एलर्जी होता था। जैसे कि बहुत लोगों को बहुत कुछ से एलर्जी होता है, किसी को मीट से होता है, किसी को अलग अलग चीज से होता था। तो देखा गया कि पहले एक उपाय निकाला गया कि हमारे पास अगर नहीं है तो तुम्हारा जो पेंक्रियाज किसका है, पीग एंड कॉ का, ये सबसे क्या हुआ, पेंक्रियाज निकाल करके और उससे उसका से क्या निकालने लगा लोग, इंसुलिन। और ये इंसुलिन किसको देने लगा, आदमी को, लेकिन आदमी को इससे क्या हो जाता था, एलर्जी। तो ये काम नहीं किया, बहुत दिन तक चला ये शुरू में, लेकिन फिर ये काम नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि सर इंसुलिन बना करके हम लोग ओरल दे देते हैं, है ना, हम लोग ये पीक का ना बना करके इंसुलिन हम लोग बनाते हैं और उसको क्या देते हैं, ऐसे ओरल देते हैं। ओरल भी नहीं दे सकते हैं। अगर इंसुलिन को ओरल तुम लोग खाते हो, अगर इंसुलिन ऐसे पियोगे, ठीक है, तो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट, क्योंकि वो इंजाइम है, इंजाइम का मतलब प्रोटीन, और जो भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये वाला तुम्हारा काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता था, एलर्जी होता था, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा ह्यूमन में कैसे बनता है इंसुलिन, वो देखते हैं। तो दो तरह का होता है चेन तुम्हारा, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग ए चेन, क्या बोलते हैं, ए चेन, और दूसरा क्या होता है, बी चेन।
ठीक है, दो तरह का चेन होता है। अब ये दोनों चेन को क्या होता है कि एक तीसरा चेन से जोड़ना होता है, ठीक है। ये तीसरा चेन को हम लोग बोलते हैं सी चेन। क्या बोलते हैं? सी चेन। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड है यहां पे, है ना। ए चेन, बी चेन और सी चेन। ये ह्यूमन जीन का हम लोग बात कर रहे हैं, ह्यूमन जीन का बात कर रहे हैं हम लोग बाबू। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा ए चेन बी चेन होता है और उससे एक जुड़ा हुआ क्या होता है? सी चेन होता है, ठीक है। और यहां पे बाबू ये सब क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे? लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझे? ये तुम्हारा इंसुलिन कैसे बनता है हमारा बॉडी में वो बता रहे हैं। तीन चेन होता है इंसुलिन का, एक होता है ए चेन, एक होता है बी चेन और एक होता है सी चेन, है ना। ये बी चेन शायद 31 होता है इसमें अमाइनो एसिड, और इसमें 21 अमाइनो एसिड मिलता है तुम्हारा, है ना, टोटल। अब क्या होता है कि जब इसका मैचुरेशन होता है, मतलब ये पहले इंसुलिन, इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन, यहां लिख लेना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रो इंसुलिन, ठीक है। ये प्रो इंसुलिन होता है, मतलब ये काम नहीं करेगा अभी इंसुलिन, ये अभी ओरिजिनल नहीं बना है। प्रो इंसुलिन में कितना चेन? ए बी, समझे। अब होगा इसका मैचुरेशन। क्या होगा? मैचुरेशन का मतलब हुआ कि अब हमको ओरिजिनल इंसुलिन बनाना है। तो ओरिजिनल इंसुलिन बनाना है तो ये जो सी चेन है वो तुम्हारा बाहर निकल जाता है। क्या होता है? ये सी चेन जो है, सी चेन, इसको फ्री चेन भी बोलते हैं हम लोग, फ्री सी चेन। ये क्या होता है? मैचुरेशन का मतलब होता है, यहां लिख लेना, रिमूव। क्या हम लोग रिमूव कर रहे हैं? सी चेन को। जैसा ही सी चेन रिमूव होता है बाबू, वैसा ही तुम्हारा क्या होता है कि कौन कौन सा चेन बचा फिर? ए एंड बी, ठीक है। ये ए एंड बी बना और ये दोनों मिलके क्या बना देता है? इंसुलिन। क्या बना देता है? इंसुलिन। ये ए चेन है और ये बी चेन है। समझे? कहानी समझे? पहले क्या होता है कि जब बनना स्टार्ट होता है इंसुलिन तो उसमें कितना चेन? 3 चेन, लेकिन वो इंसुलिन अभी पूरी तरह से नहीं बना है। अब उसका सी चेन को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो कौन कौन चेन बचा? ए एंड बी बचा, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है? इंसुलिन, है ना। अब ये काम करता है हमारा, ठीक है। चलो इसको लिखो। अब बताते हैं कि हम लोग अब बायोटेक्नोलॉजी कैसे करेंगे। इंसुलिन अब हम लोग आदमी में कैसे बनाएंगे, है ना, जिसका बीटा सेल खराब हो गया है। स्लॉटर मतलब कि पीक का जो हम लोग ब्लैडर निकालते थे, ठीक है, उसको स्लॉटर बोलते थे। एनसीईआरटी में दिया होगा शायद, लिखा है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देना इसको। हो गया? देखो हम समझा देते हैं, कल लिखवा देंगे इसको। देखो अब हुआ क्या कि हमको इसको बायोटेक्नोलॉजी करना था, ठीक है। तो क्या किए कि ह्यूमन जीन को डाले हम लोग होस्ट में। मान लिया हमको क्या इंसुलिन का दवाई बनाना था, तो मान लिया इसको कोई होस्ट में डालना होगा। पहले जीन डिजायर जो डीएनए होता था उसको कहां डालते थे? पहले होस्ट में। होस्ट में रेप्लिकेट होता था ना, और बहुत सारा फिर इसको पीसीआर करते थे तो बहुत सारा दवा बनता था, और वही मार्केट में क्या होता है तुम्हारा? बिकता है। अभी देखते हो रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है लोग, जिसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ रहता है, ठीक है। तो ये दवा आया कहां से? अगर हम लोग सुअर उअर से बना रहे थे तो उसे तो एलर्जी हो जा रहा था, तो हम लोग आदमी से बना रहे हैं अब, है ना। तो ह्यूमन जीन को कहां डालना होगा? होस्ट में। अब होस्ट में डालने से ये होता था दिक्कत कि हम लोग क्या हुआ कि इसमें होस्ट में डाले तो ये पूरा का पूरा तीनों चेन बना ना।
तीनों को तीनों चेन बना। अब होस्ट को इतना दिमाग नहीं था कि हम इस सी चेन को क्या करना है, अलग करना है, तभी जाके क्या बनेगा, रियल में इंसुलिन बन पाएगा। तो दिक्कत यह है, बायोटेक्नोलॉजी में ही दिक्कत आ रहा था कि हम तो होस्ट में डाल रहे थे इस जीन को, तो उसमें तीनों चेन था, कौन, ए बी सी, लेकिन उस होस्ट को, उसको अपना काम कर रहा है, उसको क्या मतलब है तुम क्या करना है। तो उसको दिक्कत ये हुआ कि इससे सी चेन को वो अलग नहीं कर पाया, और अलग नहीं कर पा रहा था तो क्या हो गया तुम्हारा, वो बायोटेक्नोलॉजी फेल हो गया, क्योंकि इंसुलिन बना ही नहीं, मेरा दवा बना ही नहीं पाए। तो अब साइंटिस्ट लोग, ये इसलिए तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है कि द मेन चैलेंज, द बिग चैलेंज ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, यानी सी चेन को अलग करना सबसे बड़ा चैलेंज था। ये एनसीईआरटी पढ़ना तो उसमें लिखा हुआ है ना। तो अब क्या किया साइंटिस्ट लोग, देखो अब क्या किया, ए चेन, पहले ए चेन बनाया, क्या बनाया, ए चेन, एक अलग होस्ट में ए चेन बनाया, एक होस्ट लिया ए और एक होस्ट लिया, एक लिया होस्ट ये और एक लिया होस्ट ये, दो होस्ट का यूज किया वो लोग, है ना, एक ए और एक बी। सपोज करो होस्ट ए में क्या किया, केवल उन लोग ए चेन को बनाया, किसको, ए चेन को, और होस्ट बी में केवल किसको बनाया, बी चेन को बनाया, अलग अलग बनाया, ए चेन को अलग होस्ट में बनाया, बी चेन को अलग होस्ट में बनाया। दोनों से बहुत सारा यहां से बी निकलेगा, निकलेगा ना, और यहां से बहुत सारा ए निकलेगा। अब क्या किया, ये दोनों को जोड़ दिया, क्या किया, जोड़ दिया। तो यहां सी का कहानी आया क्या, सी से मतलब है क्या, यहां नहीं है, क्योंकि बनता किससे है इंसुलिन, ए एंड बी से। एक होस्ट में ए को बनाया और एक होस्ट में बी को बनाया, है ना। अब तीनों को जोड़, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, इंसुलिन, और यही मार्केट में बिकता है हम लोग का। अगर हम लोग क्या कर रहे थे, केवल इंसुलिन डाल रहे थे, ह्यूमन वाला, ह्यूमन जीन इसमें डाल रहे थे, किसमें, होस्ट में, तो इसमें ए बी सी तीनों आ रहा था, लेकिन जब ये बाहर निकल रहा तो तीनों अलग नहीं हो पा रहा था, तीनों का तीनों साथ था, और अगर ये तीनों साथ रहा तो वो इंसुलिन नहीं है ना। तो ये दिक्कत आया था, इसीलिए बोलते हैं कि मेन चैलेंज या बिग चैलेंज था मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, यानी कि रिमूव्ड ऑफ सी चेन, ठीक है, फ्रॉम इंसुलिन। एनसीईआरटी को पूरा पढ़ के आना कल, ये वाला लाइन तुमको समझ में आएगा तब, है ना। तो हम लोग अलग अलग होस्ट लेते हैं, एक में ए चेन को बनाते हैं, एक में बी चेन को बनाते हैं, दोनों से मिला करके क्या बना देते हैं, इंसुलिन बना देते हैं। थैंक यू फॉर द डे एंड गुड नाइट फॉर द नाइट।